साल 2002 दिल्ली में रहने वाला एक 25 साल का लड़का गाजियाबाद में अपनी एक दोस्त की शादी में अचानक से गायब हो जाता है। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ चला गया है। इधर उसके परिवार वाले उसके लिए परेशान हो रहे थे और वहीं पुलिस दिन रात उसे ढूंढने में लगी हुई थी। जिसके बाद जल्द ही वो लड़का पुलिस को मिल भी जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो अब जिंदा नहीं था। किसी ने बेरहमी से उसकी जान ले ली थी। जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और ये सामने आता है कि उस रात दो लड़के उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो लड़के थे कौन और उनकी उस लड़के से क्या दुश्मनी थी। और ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहाइंड द क्राइम। माय नेम इज सुरजीत एंड लेट्स टॉक अबाउट टुडेज केस व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड ईयर 1977। दिल्ली में रहने वाली एक पंजाबी मिडिल क्लास फैमिली में नीतीश कटारा का जन्म होता है। नीतीश की मां नीलम और उसके फादर एनके कटारा दोनों रेलवे में काम करते थे और इसके अलावा उनका एक और बेटा भी था जिसका नाम नितिन कटारा था। नीतीश बचपन से ही पढ़ाई वगैरह में काफी अच्छा था। वो अपनी मां नीलम के बेहद करीब था और नीलम कटारा हर मां की तरह अपने दोनों बच्चों को जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। खैर, इसके बाद नीतीश जैसे ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो वो ईयर 1998 में IMT गाजियाबाद में एडमिशन लेता है और इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है भारती यादव नाम की एक लड़की से। दोनों पहले अच्छे दोस्त बनते हैं और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दरअसल भारती कोई आम लड़की नहीं थी। उसके फादर DP यादव यूपी के एक पावरफुल पॉलिटिशियन थे और ये सब जानते हुए भी नीतीश पीछे नहीं हटता क्योंकि वो उससे प्यार करता था और कहीं ना कहीं उसे यकीन था कि वो भारती के घर वालों को मना लेगा। इसके अलावा भारती भी उसे लाइक करती थी और वो दोनों शादी करना चाहते थे। भारती कई बार नीतीश के घर आती जाती रहती। वहीं जब पहले नीलम को भारती की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता चला तो वो नहीं चाहती थी कि वो दोनों इस रिश्ते को आगे लेकर जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डर था कि जब ये बात भारती के घर पे पता चलेगी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस सब के बावजूद नीलम कटारा अपने बेटे की खुशी के लिए मान जाती हैं। खैर, देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं। दोनों एक साथ बेहद खुश थे और अब नीतीश दिल्ली की एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब भी कर रहा था। लेकिन इसी बीच उन दोनों के रिश्ते के बारे में भारती के घर पे पता चल जाता है, जिससे वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और यहाँ तक कि भारती का भाई विकास यादव कई बार नीतीश को भारती से दूर रहने की धमकी भी दे चुका था। लेकिन नीतीश पर इन धमकियों का कोई असर नहीं होता और वो भारती से अपना रिश्ता तोड़ने को हरगिज तैयार नहीं था। 15 फरवरी 2002 नीतीश कटारा अपनी एक दोस्त की शादी अटेंड करने गाजियाबाद जाता है। और आपको बता दूं कि दरअसल इस शादी में DP यादव की फैमिली को भी इनवाइट किया गया था और उनकी तरफ से भारती यादव, उसका बड़ा भाई विकास और उसका एक कजन विशाल यादव भी उस शादी में मौजूद थे। नीतीश को वहां देखकर विकास यादव बिल्कुल भी खुश नहीं था और जब उसने उसे भारती से बात करते हुए देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उस टाइम जब बहुत सारे लोग शादी में मौजूद थे तो वो चुपचाप गुस्से में पार्टी से बाहर चला गया और उसके थोड़ी ही देर बाद नीतीश को अकेला देखकर विशाल यादव उसके पास आता है और उसे उसके साथ बाहर चलने के लिए कहता है। नीतीश को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है और वो बिना कोई सवाल किए उसके साथ बाहर चला जाता है। आपको बता दूं कि नीतीश कटारा शादी में अकेला नहीं आया था, बल्कि उसका एक क्लोज फ्रेंड भरत भी उस वक्त उसी शादी में मौजूद था। काफी देर वेट करने के बाद जब नीतीश वापस नहीं आता तो भरत को चिंता होने लगती है। वो नीतीश का फोन भी ट्राई करता है लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। इधर नीतीश की मां नीलम कटारा जानती थी कि जिस शादी को अटेंड करने वो गया है वहां DP यादव का परिवार भी आने वाला था। देखते ही देखते अब रात के 2 बज चुके थे और नीतीश का कोई आता पता नहीं था। वो उसे कॉल भी करती हैं लेकिन आगे से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, जिससे नीलम कटारा की चिंता और बढ़ती जा रही थी क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके बेटे के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। खैर, अब देखते ही देखते रात के 3 बज चुके थे कि तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। नीलम जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है और देखती है कि नीतीश का फ्रेंड भरत अकेले ही दरवाजे पर खड़ा था। भरत, जिसको ये लग रहा था कि शायद नीतीश वापस अपने घर चला गया होगा, वो नीलम से नीतीश के बारे में पूछता है। आगे से नीलम डरी हुई आवाज में कहती है कि नीतीश अभी तक घर नहीं पहुंचा है। ये जानने के बाद नीलम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब किससे पता करे कि उसका बेटा कहाँ गायब हो गया है।
जिसके बाद वो भारती यादव को कॉल करती है और भारती यादव आगे से कहती है कि वो शादी में उससे थोड़ी देर के लिए मिली जरूर थी, लेकिन उसके बाद वो दोनों अलग अलग हो गए थे क्योंकि उस वक्त उसके दोनों भाई उसी पार्टी में मौजूद थे। ये जानने के बाद नीलम को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हो सकता है कि डीपी यादव और उसके बेटे ने ही नीतीश को गायब करवा दिया हो। जिसके बाद 16 फरवरी की सुबह नीलम कटारा गाजियाबाद के कवि नगर पुलिस स्टेशन जाकर अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करती है और पुलिस को ये भी बताती है कि उन्हें शक है कि उनके बेटे के गायब होने के पीछे डीपी यादव और उनके बेटे का हाथ है। रिपोर्ट फाइल करने के बाद पुलिस नीतीश कटारा को ढूंढने में लग जाती है और अगले ही दिन यानी कि 17 फरवरी को गाजियाबाद से लगभग 80 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में पुलिस को एक आधी जली हुई बॉडी बरामद होती है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जलने के साथ साथ उस पर चोट के भी कई सारे निशान थे जिससे उसकी पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा था। जिसके बाद नीलम कटारा को बॉडी की पहचान करने के लिए यूपी बुलाया जाता है। नीलम कटारा, जिन्हें अभी भी इस बात की उम्मीद थी कि ये बॉडी उनके बेटे नीतीश की नहीं है और वो अभी भी जिंदा है, उनकी ये उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है जब वो मोर्चरी में रखी हुई इस बॉडी से कपड़ा हटाती हैं। चेहरे से पहचान कर पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसकी अंगूठी और हाथ में पहनी हुई घड़ी से ये साफ हो चुका था कि वो बॉडी दरअसल नीतीश कटारा की ही थी। इसके बाद नीलम जी का उस बॉडी से डीएनए भी मैच करवाया जाता है और रिपोर्ट आने के बाद ये कंफर्म हो जाता है दैट इट वाज नीतीश कटारा। खैर, इस सब के बाद पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और शादी में मौजूद लोगों से जब एक एक करके पूछताछ करी गई तो उनमें से कई लोग पुलिस को दिए बयान में इस बात को कंफर्म करते हैं कि उस रात विशाल और विकास यादव नीतीश को अपनी गाड़ी में बैठाकर कहीं ले गए थे। जिसके बाद पुलिस डीपी यादव के बेटे विकास और भतीजे विशाल को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन वो दोनों शादी वाली रात से ही गायब थे और उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। साथ ही आपको बता दूं कि विकास यादव जेसिका लाल मर्डर केस में भी सस्पेक्ट था और अब इस केस में भी उसका नाम एज अ प्राइम सस्पेक्ट सामने आ रहा था। इधर डीपी यादव की तरफ से नीतीश के घर वालों पर केस को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। उन्हें कई सारी धमकियां मिल रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद नीलम कटारा पीछे नहीं हटती और वो डिसाइड करती हैं कि वो किसी भी हालत में अपने बेटे को इंसाफ दिला कर ही रहेंगी। खैर, इसके कुछ ही दिनों बाद पुलिस विकास और विशाल दोनों को मध्य प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस स्टेशन ले जाकर उन दोनों से पूछताछ करी जाती है। पहले तो वो पुलिस को कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब पुलिस उन पे थोड़ा दबाव डालती है तो वो फाइनली इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि उन दोनों ने अपने एक साथी सुखदेव पहलवान के साथ मिलकर नीतीश की जान ली थी। ये सब जानने के बाद पुलिस बिना कोई देरी किए सुखदेव पहलवान को भी उसके घर से अरेस्ट कर लेती है। तीनों सस्पेक्ट अब पुलिस के हाथ लग चुके थे और वहीं विकास और विशाल यादव दोनों अपना गुनाह कबूल भी कर चुके थे। जिसके बाद तीनों के अगेंस्ट गाजियाबाद सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है, लेकिन जज के सामने विकास यादव अपने दिए बयान से पलट गया था और उसने कहा था कि नीतीश कटारा की मौत में उसका कोई हाथ नहीं है। खैर, आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में पुलिस जब इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उस वक्त शादी में मौजूद कई लोगों ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि उन्होंने अपनी आंखों से नीतीश कटारा को विकास और विशाल यादव के साथ उनकी गाड़ी में जाते हुए देखा था। लेकिन जब यही सवाल उनसे कोर्ट में पूछा गया तो लगभग सारे गवाह अपने दिए बयान से एकदम ही पलट गए थे। वो लोग विकास यादव को पहचानने से मना कर रहे थे और उनका कहना था कि नीतीश कटारा जिस गाड़ी में बैठा था वो गाड़ी विकास यादव की नहीं थी। एक के बाद एक सारे गवाह कमजोर पड़ते जा रहे थे और ये देखकर नीलम कटारा समझ चुकी थी कि उनके लिए ये लड़ाई इतनी भी आसान नहीं होने वाली है। लेकिन इस सब के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारती और उन्हें यकीन था कि आज नहीं तो कल वो अपने बेटे को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर डीपी यादव, जो कि अपने बेटे विकास यादव को किसी भी हालत में जेल से बाहर निकलवाना चाहते थे, उन पर ये इल्जाम लग रहे थे कि उन्होंने अपने पैसे और पावर का यूज करके सभी गवाहों को अपनी तरफ कर लिया था। लेकिन इस केस में एक गवाह ऐसा भी था जो ना तो डीपी यादव से डरा और ना ही वो लोग उसे खरीद पाए, और वो शख्स था अजय कटारा। दरअसल उस रात जब अजय कटारा अपने स्कूटर पे किसी काम से जा रहा था तो अचानक से बीच रास्ते में चलते चलते उसका स्कूटर खराब हो गया था। वो नीचे उतरकर उसे चेक कर ही रहा होता है कि तभी एक टाटा सफारी वहां आती है और उसके अंदर बैठा विकास यादव उसे गाली देता है और उसे सड़क से हटने के लिए कहता है। यहाँ तक कि उस गाड़ी में बैठे 3 लोगों ने उसके साथ हाथापाई भी करी थी और वो तीनों शख्स कोई और नहीं बल्कि विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान ही थे।
लेकिन इसके अलावा उस गाड़ी में एक और शख्स बैठा था जिसने रेड कलर का कुर्ता पहन रखा था, और वो कोई और नहीं बल्कि नीतीश कटारा ही था, जिसे वो लोग जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहे थे। अजय कटारा इस केस का मेन विटनेस था, और जब वो प्यार से नहीं माना तो उसे शांत करने के लिए उस पर कई जानलेवा हमले किए गए, और यहाँ तक कि उस पर कई सारे फॉल्स केसेस भी लगाए गए ताकि वो डर के मारे नीतीश कटारा केस में अपना बयान बदल दे। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी वो पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसका कहना था कि वो मौत से नहीं बल्कि झूठ बोलने से डरता है। खैर, अब देखते ही देखते 2 साल हो चुके थे और ये केस बस एक रबर की तरह लंबा खिंचता ही जा रहा था। आप खुद सोच कर देखो कि विकास यादव, जिस पर मर्डर के चार्जेस थे, उसे इन 2 सालों में 60 से भी ज्यादा बार बेल मिल चुकी थी, और ये सब तमाशा देखकर एक माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी। जिसके बाद साल 2004 में नीलम कटारा सुप्रीम कोर्ट जाकर इस केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील करती हैं। उनका कहना था कि अगर इस केस को गाजियाबाद से ट्रांसफर नहीं किया गया तो मेरे बेटे को कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट नीलम कटारा के हक में फैसला सुनाती है, और फाइनली ये केस यूपी से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन इस केस के ट्रांसफर होने से डीपी यादव बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि अब चीजें उनके कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी, और आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला इस केस का टर्निंग पॉइंट साबित होता है। इस पॉइंट तक आते आते केस से जुड़े लगभग सभी विटनेसेस को एग्जामिन कर लिया गया था, लेकिन भारती यादव, जो कि इस घटना के कुछ ही दिनों बाद इंग्लैंड चली गई थी, उसका कोर्ट में पेश होना अभी बाकी था। जिसके बाद मैजिस्ट्रेट द्वारा भारती को कई बार कोर्ट में बयान देने के लिए कहा जाता है, लेकिन डीपी यादव हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर इस बात को टाल दिया करते। भारती, जो कि इस केस में एक अहम गवाह थी, उसका बयान इस केस को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी था, और कोर्ट द्वारा बार बार आदेश करने पर भी जब भारती को इंडिया वापस नहीं लाया जाता तो मई 2006 में उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाता है। जिसके बाद अब डीपी यादव के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, और उनके ना चाहते हुए भी भारती को इंडिया वापस आना पड़ता है। जिसके बाद 25 नवंबर 2006 के दिन भारती को कोर्ट में पेश किया जाता है, लेकिन उसने वहां जो बयान दिया उससे वहां मौजूद सभी लोग एकदम हैरान रह गए थे। उसका कहना था कि वो नीतीश के साथ कभी रिलेशनशिप में थी ही नहीं, वो उसका क्लासमेट था, वो दोनों अच्छे दोस्त थे, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। भारती के इस बयान से साफ पता चल रहा था कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी, और शायद ऐसा करने के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा था, क्योंकि अगर ये साबित हो जाता कि भारती और नीतीश का कभी कोई रिश्ता नहीं था तो इस मर्डर के पीछे का मोटिव ही खत्म हो जाता, जो कि इस केस को और कमजोर कर सकता था। लेकिन जब बाद में नीलम कटारा भारती के लिखे हुए लव लेटर्स, जो कि वो अक्सर नीतीश को भेजा करती थी, उन्हें कोर्ट में पेश करती हैं, तो ये साफ हो जाता है कि भारती ने अपने भाई विकास को बचाने के लिए कोर्ट में झूठा बयान दिया था, और इसके साथ ही भारती की हैंडराइटिंग भी उन लेटर से मैच करी गई थी, जिससे ये कंफर्म हो गया था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों शादी भी करना चाहते थे। खैर, इसके बाद अब ये साबित हो चुका था कि ये पूरी तरह से ऑनर किलिंग का ही मामला था, और उसी के चलते नीतीश कटारा को अपनी जान गंवानी पड़ी। जिसके बाद कोर्ट द्वारा तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, और फाइनली इतने सालों के लंबे इंतजार के बाद नीतीश कटारा को इंसाफ मिलता है। वेल, इसी के साथ ये केस यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इस केस के बारे में क्या सोचना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।